बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। फरहाद अली तैमूर, देवता। किस्त नंबर 28। तुमने कैसी जंगली बिल्ली पाल रखी है? क्या तुम समझती हो कि इससे डरकर मैं तुम्हारा ख्याल छोड़ देता? मैं अभी तुमसे भी समझता हूँ और पहले इसे बाहर फेंक। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने गया। उसके चेहरे पर जब खराशें पड़ गई थी और उससे खून रिस रहा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बिल्ली ने अचानक ही जिंदा होकर मुरादते हुए उस पर छलांग लगा दी। खुले हुए दरवाजे पर बाहर केदार खड़ा था। इस पर अचानक अमला से वो लड़खड़ा गया और खड़े हुए किराएदार ने उसे संभालने का मौका नहीं दिया और उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिया। फिर दूर तक इंस्पेक्टर की चीख सुनाई दी। ट्रेन भागती चली जा रही थी। किराएदार एक हाथ से हैंडल पकड़े लटका हुआ था। वो उछलकर अंदर आ गया। खटाखट की से दरवाज़ा बंद हो गया। बर्थ के नीचे बैठी हुई बिल्ली मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने घबरा कर उसे कहा, ये सामी है, इसे पकड़कर बाहर फेंको। वो बर्थ के नीचे से बाहर आ गई। केदार उसे पकड़ने गया तो वो उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। मैंने सोचा फिर वही जंग शुरू हो जाएगी। ट्रेन का अगला स्टॉप करीब आ रहा था। वहाँ हमारे पकड़े जाने का अंदेशा था और मुझे यकीन था कि हम पकड़े जाएंगे। जब तक इंस्पेक्टर की तलाश जारी रहती, वो हमें जेल में रखते। मैंने कहा, केदार, इसे छोड़ो, जंजीर खींचो, हम जंगल के रास्ते दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये हरामजादी अव्वल तो हमारे हाथ नहीं आएगी, हाथ आते आते मुर्दा बन जाएगी। हम इससे बाद में निमट लेंगे, पहले थाने वालों से बचने की कोशिश की जाए। केदार ने जंजीर खींच दी। ट्रेन रुकते रुकते ही आधा मील तक घसीटती चली गई। मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला तो मुझसे पहले ही सामी छलांग लगाकर बाहर जा चुकी थी। ये तो हम समझ ही गए थे कि वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें इस वक्त कानून से बचना था, इसलिए हम ट्रेन से उतरे ही जंगल के अंदर भागते चले गए। हम कहाँ जा रहे थे ये हम नहीं जानते थे। एक खौफ था जो हमें भगा रहा था। हम जादू मंत्र के जरिए पुलिस और कानून से खुद को नहीं बचा सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा नज़रबंदी की रेखाएं खींच कर बैठ जाते। ऐसे में कोई हमें नहीं देख सकता था। लेकिन हम कब तक इस जंगल में पुलिस की नज़रों से छुपे रहते? इस वक्त इस अलाव से जितनी दूर निकल जाते इतना ही बेहतर था। इसलिए हम कभी भाग रहे थे, कभी तेज चलते हुए सांसें दुरुस्त कर रहे थे। भागते, रुकने और आपने के दौरान जब भी हमने पलट कर देखा तो जंगल के अंधेरे में स्याह बिल्ली की दो चमकती हुई आंखें पीछा करती हुई नजर आईं। वो साए की तरह हमारे साथ लगी हुई थी और हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर न जाने हम कितनी दूर निकल आए। आसमान पर सुबह की सफेदी चलक रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी बस्ती नजर आई। हम ठहर गए, बस इस दूर खड़े हाँफते रहे। फिर मैंने केदार से कहा, मैं बस्ती में नहीं जाना चाहिए। अगर पुलिस हमें तलाश करती यहाँ तक आ गई तो बस्ती वाले कानून का साथ देंगे, लिहाजा हमें किसी की नज़रों में नहीं आना चाहिए। इस आबादी से कतरा कर निकल जाना चाहिए। ये फैसला करके हम एक लंबा चक्कर काटते हुए बस्ती से दूर निकल गए। केदार ने कहा, मुझे भूख लग रही है, तुम भी थक गई हो, कुछ खा पी कर थोड़ी देर आराम कर लें। केदार एक लंगड़े आदमी का भेष बदलकर बस्ती की तरफ चला गया। मैं रक्षा कंडल बनाकर बैठ गई। बैठने के थोड़ी देर बाद नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। रात भर की जागी हुई थी। थोड़ी देर बाद नींद से मुझसे बैठा न गया, वहीं घास पर सो गई। तकरीबन 2 घंटे के बाद केदार सूखी रोटियां और आम का चार लेकर आया। मुझे सोते देखकर उसने 2 रोटियां खाई, पानी पिया और बाकी मेरे लिए रखकर सो गया। दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही बस्ती के कुछ लोगों के साथ हमें तलाश कर रहे थे। मैं इन्हें देख रही थी, मगर वो रक्षा कंडल के अंदर मुझे नहीं देख सकते थे।
कहाँ चला गया। वो बातें करते हुए दूर निकल गए। मैं इत्मीनान से रोटियां खाने लगी। जब दोपहर ढल गई और दरख्त के साए फैलने लगे तो मैंने केदार को जगाया। उसे बताया कि पुलिस हमें तलाश करती हुई इस तरफ गई है, हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। केदार ने खड़े होकर दूर दूर तक देखा तो कोई नजर न आया। हम रक्षा कुंडल से बाहर आ गए। इसी वक्त सामी म्याऊं कहती हुई एक दरख्त से कूदकर हमसे जरा दूर आकर खड़ी होगी वो, और मुझे यूं घुराकर देखने लगी जैसे कह रही हो, कहाँ बच कर जाओगी, मैं पाताल तक तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने जलाकर कहा, केदार इसे पकड़ लो और यहाँ से दूर इसे ऐसी जगह ले जाकर मारो कि फिर इसे जिंदा होने के लिए दोबारा किसी जानवर या औरत का जिस्म न मिले। केदार उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो भागने लगी। इस जंगल में अच्छी खासी दौड़ शुरू होगी। केदार उसके पीछे भाग रहा था और मैं केदार रुके पीछे आगे पीछे भाग रही थी। 1 घंटे के बाद वो परेशान होकर बोला, फजूल है, मैं इसे पकड़ूंगा तो ये मुर्दा बन जाएगी। मैंने सामी को गालियां देते हुए कहा, मुर्दा बन जाए तो मैं उसे जमीन खोद कर गाड़ दूंगी, फिर मैं देखूंगी कि वो दूसरा जिस्म कहाँ से पाती है। इस जंगल में तो जानवर भी नजर नहीं आते। मेरी बात खत्म होते ही एक हिरनी नजर आई। वो दरख्तों के झुंड से चौकड़ियां बनती हुई आ रही थी। उसके बाद घोड़ों के इनकनाने और टापे मारने की आवाज आने लगी। इतनी दूर निकल गई थी और उसके पीछे जाने वाले घुड़सवार हमें देखकर रुक गए। वो तादाद में 11 थे और 10 सिपाही थे, लेकिन इनके जिस्मों पर भारतीय सिपाहियों की वर्दियां नहीं थी। मैंने देखते ही समझ ली कि वो किसी स्टेट के सिपाही हैं। इनके आगे एक सफेद घोड़े पर एक 1.5 उम्र का आदमी गर्दन अकड़ाए सीना फुलाए अपनी इनफरादी शान शौकत का इजहार कर रहा था और मूंछों पर ताव देते हुए अपनी निगाहों से मेरे जिस्म को टटोल रहा था। एक सिपाही ने हवाई फायर करते हुए बुलंद आवाज में कहा, तुम दोनों अमनारा के महाराज अधिराज राजपूत राय को चरणों में हो, अपने सरों को झुका लो। हमने सर झुकाकर प्रणाम के लिए हाथ जोड़ दिए। मैंने झुकी नजरों से देखा, राजपीत राय अपनी राइफल एक सिपाही की तरफ उछाल दी थी। सिपाही ने उसे एक हाथ से रोक लिया था। फिर राजपीत राय ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर केदार की तरफ बढ़ा। अंदाज ऐसा ही था जैसा उसे रोकते हुए गुजर जाएगा। केदार छलांग लगाकर जमीन पर लटकता हुआ दूसरी तरफ चला गया। राजपीत राय ने आगे जाकर घोड़े को फिर उसकी तरफ मोड़ा। घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया। केदार जमीन से उठकर भागता हुआ दूर चला गया। तमाम सिपाहियों ने अपने घोड़ों से एक दायरा बनाकर उसे घेरे में ले लिया। राजा बहादुर का मकसद यही था, केदार मुझसे दूर हो जाए। मैं तन्हा खड़ी हो रह गई। बिल्ली मुझसे जरा दूर एक पत्थर पर बैठी हुई थी। राजपीत राय घोड़े को दुबकी चाल चलाता हुआ मेरे सामने आ गया। उसने अब तक एक लफ्ज भी जुबान से नहीं निकाला। शायद कमतर लोगों से बोलना अपनी तौहीन समझता था। चंद लम्हों तक मेरे बदन के हीरे को एक जौहरी की निगाहों पर परखता रहा। फिर उसका घोड़ा मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मेरे पीछे जाकर राजपत राय मेरी साड़ी के आंचल को पकड़ लिया और उसे हाथ में लेकर मेरे जिस्म का तवाफ करने लगा। पहले निस्फ चक्कर पर मेरे सीने पर से साड़ी हट गई। मैंने सीने को छुपाने के लिए अपने हाथों की कैंची बनाई तो उसने अपना हाथ झटक कर इशारे से घूरते हुए कहा, मैं अपने हाथ हटा लूं। मैंने हुक्म की तमील की। ना करती तो मुझे भी घोड़े से रौंदते हुए गुजर जाता। फिर वो घोड़े पर मेरी तरफ चक्कर काटने लगा। हर चक्कर पर साड़ी का एक घेर खुलता जा रहा था। महाभारत की तारीख दोहराई जा रही थी। कोरों के हाथों से द्रौपदी की साड़ी के पेच खुल रहे थे और ये सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था। अगर मैं अपने बूढ़े जिस्म में होती तो राजपीत राय मुझ पर थूक कर गुजर जाता, मगर अब वो एक परवाने की तरह मेरे जवान जिस्म का तवाफ कर रहा था। तहम औरत हुकूमत करने वाले मर्द को ही तरजीह देती है। फिर मेरे बदन पर एक रेशम का लहंगा और ब्लाउज रह गया। सामी खामोशी से तमाशा देख रही थी। राजपीत राय ने अपने हाथ आई हुई साड़ी को एक तरफ फेंकते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, राजपत राय शिकारगाह से कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस हिरनी को हमारे राजमहल में पहुंचा दो। यह कहकर उसने वहां से जाने के लिए घोड़े की बाग मोड़ दी। मैंने जल्दी से हाथ जोड़ कर कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना है। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरे साथी को मेरे साथ रहने की इजाजत दी।
केदार की जानब देखा, फिर पूछा, ये तेरा कौन है? मैं राजा बहादुर के सामने केदार को अपना यार नहीं बता सकती थी। उसे मैंने अपने साथ रखने के लिए कह दिया कि वो मेरा भाई है। मेरा झूठ काम आ गया। राजपत राय ने हुक्म दिया कि केदार को भी मेरे साथ राजमहल में भेज दिया जाए। फिर वो घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ाता हुआ हमारी नजरों से दूर चला गया। हम दोनों सिपाहियों के दरमियान पैदल चलने लगे। सामी भी हमारे पीछे आ रही थी। केदार ने पलट कर उसे देखा, फिर मुतमिन होकर धीरे से बोला, मुझे यकीन है राजा साहब तुम्हारे जिस्म से नहीं खेल सकेंगे। मैं समझ गई कि वो सामी के भरोसे पर बात कह रहा था। मुझे गुस्सा आया। वो कमबख्त मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने अपने गुस्से का इजहार न किया। मैं केदार पर जहर नहीं करना चाहती थी कि एक राजा की सेई तक पहुंचना के लिए मैं खुद ही बेचैन हूँ। राजपत राय की तरह कोई राजा हो या केदार की तरह कोई भिखारी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ अपने आप को मुतमिन करना चाहती थी। ये जिस्म मैंने महज नमाइश के लिए हासिल नहीं किया था। इस जिस्म के कुछ बचलते हुए तकाजे भी थे और वो हरामजादी सामी तकाजों को नहीं समझ रही थी। केदार ने कहा, मैं अब तक सामी को दुश्मन समझ रहा था। ये ठीक है कि वो तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने देती, मगर इस वक्त वो मेरे साथ भला कर रही है। यहाँ से बचकर निकलने के बाद हम सोचेंगे कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। ओहो, मैंने कहा, तुम हमेशा गधे के दिमाग से सोचते हो। तुम समझते हो सामी राजा साहब को मेरे करीब आने से रोकेगी, इन्हें जख्मी करेगी या परेशान करेगी? वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? क्या वो नाकामी का सारा गुस्सा हम पर नहीं उतारेंगे? तुम अपनी ज़िंदगी की खैर मनाओ। अगर उसको मैं ना रोकती तो वो इसी हालत में तुम्हें मार डालने का हुक्म दे सकते थे। ऐसे मौक़ों पर तो मैं तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगी, मगर तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? केदार अपनी खोपड़ी चलाने लगा। बात उसकी समझ में आ गई थी। तब मैंने अपने मतलब की बात समझाई कि हमारी भलाई इसी में है कि राजा साहब को इनकी तवक्को से ज़्यादा खुश कर दे, ताकि वो अपनी हमें रुखसत कर दे। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जब सामी हमारे दरमियान ना आए। मैंने सोच लिया था कि राजमहल पहुंचते ही इसे ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगी। इस दुनिया में 70 वर्ष गुजारने के बाद मैंने पहली बार महल को अंदर से देखा। ये सामी के जिस्म का एहसान है कि मैं इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई थी और हैरानी से इस महल की सजावट को देख रही थी। और मुसर्रत के दौरान मैंने बिल्ली पर तवज्जो नहीं दी थी। वो महल में उन्हें आई थी, मगर जाने कहाँ चली गई थी। केदार भी मुझसे अलग कर दिया गया था। इस वक्त मैं किसी के मुताल्लिक नहीं सोच रही थी, अपने आप में मगन थी। खुद को इस महल की महारानी समझ रही थी। महल की 4 दासियों ने मुझे और के साफ शफाफ पानी में स्नान कराया। रेशम का एक ऐसा बारीक लिबास बनाया जिसमें बदन छुप छुप कर इशारे करता था। फिर मुझे बड़े से आईने के सामने बिठाकर मेरे बाल संवारे, 16 सिगार से मेरे हुस्न शबाब को 2 आश्ता बना दिया और मुझे खुशबुओं में बसाकर राजपत राय की ख्वाबगाह में छोड़ दिया गया। राजा साहब अभी नहीं आए थे। 2 दासियां इसी कमरे में मेरे लिए खाने की थाल परोस रही थी। इसी वक्त एक दासी ने आकर खबर दी कि रानी जी पधार रही। मैं घबरा कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वक्ती तौर पर ही सही, मैं रानी जी के राजा को यहाँ छीनने के लिए आई थी। रानी हो या नौकरानी, कोई औरत ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी आकर उसके पति को छीन ले। रानी जी भी गुस्सा में तनाती हुई आई थी, लेकिन मुझ पर नजर पड़ती ऐसे ठटक गई जैसे अपनी सोच से ज्यादा सुंदरता देखकर हैरान रह गई हो। मुझ फिर इन्हीं ख्याल आया वो मेरे सामने एकदम फिकड़ गई हैं और इनके साथ आने वाली दासियां भी मुझे ही देख रही थी। वो गालियां देती हुई मेरे करीब आई और हर गाली के साथ एक सवाल करती गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई और राजा साहब के हत्थे कैसे चढ़ गई। वो इतने गुस्से में थी कि अगर मैं राजा साहब के हुक्म से ना लाई जाती और अपनी मर्जी से यहाँ जाती तो मुझे कत्ल कर देती। मैंने हाथ जोड़कर आजीज़ से कहा कि मैं मजबूर हूँ और ज़बरदस्ती लाई गई हूँ। अगर मुझे यहाँ से सही सलामत निकल जाने का मौका मिले तो मैं भी चली जाऊँगी। वो खुद ही समझती थी कि जवान लड़कियाँ महल में ज़बरदस्ती लाई जाती हैं। उन्होंने मुझे हकारत से देखते हुए कहा, अच्छी बात है, आज की रात गुजार ले। जब राजा साहब आए तो इन्हें इतनी
सलाह देना कि वो मदहोश हो जाए, फिर मैं यहाँ आकर तुम्हें निकल जाने का मौका दूंगी। अगर सुबह होने से पहले तो यहाँ से ना जा सकी तो फिर कभी नहीं जा सकेगी। भगवान ने तुम्हें ऐसा रूप दिया है कि राजा साहब तेरे दीवाने होकर रह जाएंगे और मैं पागल होकर तुझे जान से मार डालूंगी। इसलिए मेरे हुक्म को अच्छी तरह याद रखना, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पिला देना, मैं फिर किसी वक्त पहुंचूंगी। ये कहकर वो पलट कर तेजी से चलती हुई कमरे से निकल गई। थोड़ी देर तक सोचती रही मैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिल ने कहा कि अगर राजपत राय मेरा दीवाना बन जाए तो मैं इस मगरूर रानी की जगह